सर क्या कहेंगे जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पूरी दुनिया में विवाद हो रहा है, जो अरब कंट्री है, गल्फ कंट्री में जो है जो इंडियन प्रोडक्ट हैं उनको बैन किया जा रहा है, जो वहाँ पे रोजगार करते थे, अपनी नौकरियाँ करते थे, गैर मुस्लिमों को निकाला जा रहा है। देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये बहुत गंभीर परिस्थिति है कि चंद ऐसे लोग जिन्हें खुद सरकार ने छोड़ा हुआ है देश का माहौल ख़राब करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडे जो देश को, उसकी शांति को भंग करना चाहते हैं लगातार और देश में दंगे कराने की फिराक में, आज देश को उनकी वजह से पूरी दुनिया में अपमान झेलना पड़ रहा है। अभी तक, और इसके साथ साथ ये भी कि अभी तक शायद 1-2 जगह FIR हुई हैं, FIR होने के बावजूद भी उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और केवल यही बात नहीं, और मज़ेदार बात इससे आगे की ओर, दिल्ली पुलिस ने आज उसे सुरक्षा भी प्रदान कर दी है। मतलब जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था और जिसको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए नहीं, देश को दंगों की आग में झोंकने की जो कार्रवाई कर रही है, ये यूँ कहें कि जिसने देशद्रोह का काम किया है उस पर सेक्शन 124A के तहत वैसे मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन UAPA के सेक्शन लगने चाहिए थे, पर उसे गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, आज उसे सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस ने दे दी गई है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। और देश का नाम जिस तरह से दुनिया में बदनाम हुआ है, ये भारत के सामने आज़ादी के बाद पहली एक परिस्थिति आई है जिसमें कोई देश भारत को ये कह रहा है कि भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए। और किसकी वजह से? भाजपा द्वारा छोड़े गए ये गुंडे जो हैं, इनकी वजह से। तो देश के लिए वाकई में बहुत गंभीर परिस्थिति। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि जो मोदी जी हैं उनका देश भर में, दुनिया भर में डंका बज रहा है। नहीं, वो अपने मुंह से जो मन में आता है कहते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में डंका नहीं बज रहा, बल्कि दुनिया अब धीरे धीरे भारत में जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर गंभीर होती जा रही है और लगातार सवाल उठा रही है। मोदी जी तो अभी एक मिनट, अभी इससे पहले मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में जो धार्मिक मामलों की एक रिपोर्ट आती है, वहां की जो एक संस्था है, उसने जिस तरह से भारत पर सवाल उठाए हैं वो वाकई में अपने एक गंभीर परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं। और अब ये जैसे गल्फ कंट्रीज में यानी खाड़ी देशों में जिस तरह से ओमान का, UAE का, कुवैत का, ये खाड़ी देशों में जो रिएक्शन हुआ है इसका, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, वहाँ के जो स्टोर्स हैं उन्होंने, शोरूम्स हैं, भारत का जो सामान है उस सामान को अपने शोरूम से बाहर निकाल के रख दिया है, या अगर कहीं शोरूम में है तो बाकायदा उसको ढक दिया है और लिख दिया है कि ये सामान बेचने के लिए नहीं है, और यहाँ की कंपनीज को भी बैन करने की बात कर रहे हैं। और इसके आगे जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तकरीबन 1.5 करोड़ भारतीय गल्फ इलाके में रहते हैं, जिसमें 85 लाख के लगभग तो केवल मजदूर ही हैं, जो केरल से, आपके उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इन राज्यों से जाने लगे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में सोचिए कि अगर वाकई में उन्होंने थोड़ा सख्त होकर एक्शन लेने लगा और वो कहने लगे कि भाई यहाँ से जाओ आप, तो देश की स्थिति क्या होगी? बदनामी तो है ही, इसके साथ साथ देश में जो बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्योंकि यही वो गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने कोरोना के समय 6 लाख करोड़ रुपया, जो रहने वाले लोग हैं गल्फ कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं, 6 लाख करोड़ रुपया देश को भेजा। और वैसे भी भारत का लगभग 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार इन्हीं गल्फ कंट्रीज के साथ में होता है। ऐसी स्थिति में आज ये सब कुछ देश को झेलना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इससे पहले भी जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया तब तो कोई नहीं सामने आया निकल के। जब हिंदुओं की भावनाओं की बात आती है तो झूठी FIR कराई जाती है और लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको किया किसी को अरेस्ट? मैं आपको बहुत लेटेस्ट एक उदाहरण देता हूं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, उन्होंने
क्योंकि वो इतिहास के प्रोफेसर हैं, जानते हैं। उस सबके बावजूद बहुत ही संतुलित उन्होंने टिप्पणी एक की, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की, उसमें कहीं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ये तो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। भाई आप देखिए कि देश के सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आया आज़ादी के बाद में कि कोई देश भारत से ये कहे कि भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया में भारत का मान सम्मान एक बहुत बड़े और सफल लोकतंत्र के रूप में होता है। लेकिन जिस तरह से ये जवाब दिया गया कि ये फ्रिंज लोग थे इस तरह की टिप्पणी करने वाले, किसने दिया जवाब? बीजेपी दे रही। तो किसके हैं ये फ्रिंज लोग? ये शैतान लोग जो हैं, ये शरारती तत्व किसके हैं? ये शरारती तत्व बीजेपी के हैं। ये शरारती तत्व मोदी सरकार के अंदर हैं। मोदी सरकार ने इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है, उनका संरक्षण प्राप्त है। किसके हैं ये? भाई तुमने गुंडे पाल रखे हैं, तो इन गुंडों को निकाल के बाहर करते क्यों नहीं पहले से ही? निकाल तो जो नहीं निकाला है, बाकी क्या कार्रवाई हुई? और निकाला भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बदनामी होने लगी है, ये प्रेशर बिल्डअप हुआ है, उसके बाद निकाला है। और उसके बाद अभी जैसे मैंने कहा, आपने एक तरफ निकाल दिया और उसे अरेस्ट भी नहीं किया और पुलिस की सुरक्षा दे दी। इसको क्या मानेंगे आप? अगर ये शरारती तत्व हैं, आपने पार्टी से निकाल दिया, सुरक्षा क्यों दी जा रही है? शरारती तत्व है ना, गुंडे लोग हैं ना वो लोग। नहीं, जान को खतरा बताया, किसकी जान को खतरा? धमकी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, झूठी आप अपने ही आईटी सेल के लोगों से जो है इस तरह के मैसेज भिजवा दो को धमकी मिल रही है। मतलब तुम दुनिया में लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करो, उनके जो पैगंबर हैं उनका अपमान करो और फिर कहो कि तुम्हें धमकी मिल रही है। ये किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। हम लोग नुपुर शर्मा ने भी तो उसके बाद कहा था सफाई देते हुए कि मैं भावुक हो गई थी कि पहले हमारे भगवान के लिए ऐसा बोला जा रहा था। किसके लिए? तस्लीम रहमानी साहब ने बोला था उनके भगवान के लिए। जो डिबेट चल रही थी उस डिबेट में तस्लीम रहमानी साहब बैठे थे। तस्लीम रहमानी साहब बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कितनी ही टीवी डिबेट्स में आते हैं। क्या उन्होंने कोई अपशब्द बोला? जिस तरह से मतलब वो चीख के, मैंने देखा है वो वीडियो, जिस तरह से उसने चीख के और उनको टारगेट करके अपमानित किया गया और मोहम्मद पैगंबर साहब पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो की गई, तो क्या वो उसका नतीजा है? मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या देख बिकने नहीं दूंगा, अभी तो खुद ही लेके बैठे हैं मोदी जी। देश को बेचने के लिए मोदी जी खुद कहते हैं ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ऐसे कहते हैं ना उछल के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और खुद ही बिना तराजू के देश को बेच रहे। तो मोदी जी की बात का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति अपनी किसी बात पर स्थिर नहीं रहता, जो व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, वो व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास करेंगे। अफसोस कि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन जब ये डिबेट चल रही थी तो जो एंकर थी वहाँ उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन डिबेट जब वायरल हो गई वो वीडियो, उसके बाद एक्शन लिया गया। एंकर कौन थी वो? तुम कह रहे हो एंकर? हाँ, नविका या कविका जो भी थी वो सारे के सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो बीजेपी का ही वो प्रवक्ता है, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछ रहे, बीजेपी का ही प्रवक्ता जो मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर रहा, वो काहे को मतलब वो कहती, वो तो उनके तो टारगेट पे हैं ही ना मुसलमान। बहुत सीधी सी बात है। जिनको आप एंकर कहते हो वो एंकर नहीं हैं, वो बिके हुए दलाल हैं, गुलाम हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। वो पत्रकार दूर दूर तक नहीं है, पत्रकारिता से कोई उनका लेना देना नहीं है। इसलिए सारी चीज़ें, अन्यथा एक पत्रकार का धर्म ये होता है कि उसी समय सख्ती के साथ उनका जो माइक है वो बंद कर देना चाहिए था और उन्हें डिबेट से निकाल देना चाहिए था। किया क्या? ऐसा नहीं किया ना। वो तो जब दुनिया में पूरी चर्चा होने लगी, विरोध होने लगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होने लगा, तब ये सारी चीजें। अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने लिस्ट बना ली है उन सभी लोगों की जो विवादित बयान देते हैं। मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने अभी आपके आने से पहले न्यूज़ जो फ्लैश हो रही थी, उस न्यूज़ फ्लैश में ये कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए एक वो बनाई गई है कि उन्हें किस तरह से बोलना चाहिए। और मुझसे सिंपल था कि किसी भी धर्म पर या किसी भी मूर्ति वगैरह पर वो टिप्पणी ना करें, इतना सा है।
वही तो किसकी बात कर रहे हो आप? बीजेपी जो चाह रही है धर्म के नाम पर दंगा कराना, वो ये सब करेगी। और ये सब भी दिखाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बहुत ज़्यादा है। भारत को पहले बार, फिर कह रहा हूँ इस बार, कि भारत को पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, आज तक कभी नहीं करना पड़ा उसे। क्या लग रहा है आपको पिछले कुछ दिनों से जो ज्ञान व्यापी और जो काफ़ी मुद्दे चल रहे थे वो विराम लगेगा? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि इस पर विराम लगेगा। ये नए तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर इस पर विराम लगेगा तो अगले ही पल आप सारे पत्रकार पूछोगे भैया महंगाई के विषय में बताओ। जनता पूछेगी सरकार से, बताओ बेरोजगारी के विषय में दो जवाब। देश में भयानक बेरोजगारी आज की तारीख में है। एक डाटा, मुझे पता नहीं आप लोगों को मालूम नहीं, एक डाटा बड़ा निकल के आ रहा है कि देश में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कितनी भयानक स्थिति, इसका अंदाजा लगाई कि उनमें से आधे लोग यानी 45 करोड़ लोग इस देश के रोजगार उन्हें मिल जाए इसकी उम्मीद ही खो चुके हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब आदमी तलाश कर रहे, रोजगार ना मिले, ये तो अलग स्थिति है, लेकिन वो उम्मीद ही खो बैठे हैं कि इस देश में अब कोई रोजगार उन्हें मिलेगा। ये भयानक स्थिति है। अभियान चलाया था आत्मनिर्भर बनो। अरे आत्मनिर्भर तो नहीं बन गए वो लोग? आत्मनिर्भर नहीं बना दिए, बिल्कुल सब कुछ। देखिए आत्मनिर्भर नहीं, वो मोदी जी की सरकार, पूरा मोदी जी का मंत्रालय, ये सब लोग इस देश को तबाह करने पर तुले हैं और कुछ भी नहीं। आरएसएस के मोहन भागवत है, उन्होंने कह दिया है कि मुस्लिमों में भी हम सनातन का ही खून है। मोहन भागवत जी तो कुछ भी कहते हैं, मुंह के आगे तो मैदान है, जो मन में आए कहते चले जाओ। उन्होंने ये भी तो कहा कि वो मोहन भागवत जो ये बात कर रहे हैं, अभी आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। ये अभी 4-5 दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ निकली है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट शुरू उसने किया है, उस पर वो काम करना शुरू कर दिया है। और वो क्या है? नस्ल की शुद्धता की जांच पड़ताल करने का काम वो शुरू कर रहे हैं। और इसमें संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं कोई मोहन करके, श्री मोहन करके कोई है वो, और एक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हड़प्पा की खुदाई का काम चल रहा उससे जुड़े हुए हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साथी हैं वो। इन दोनों की मीटिंग हुई है और वो कि नस्ल किसकी बढ़िया है, प्योर खून किसका है, इस पे काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो काम कर रहे हैं कि प्योर खून किसका है, कौन इस देश में प्योर है। और आपको मालूम है कि इस तरह से प्योरिटी की बात जो हुई थी, कहाँ हुई थी? ये बात सबसे भयानक तरीके से हिटलर ने की थी, जिसने कहा था कि ये जो नाजी हैं, जर्मनी के जो मूल लोग हैं नाजी, इनका खून बहुत शुद्ध है और बाकी सबका खून अशुद्ध है। इसी तरह को कह के जूस जो हैं उनको बुरी तरह से मारा गया था, लाखों की संख्या में। पहले सवाल उसका जवाब पहले आना दिया। मारा था, गैस चैम्बर्स में डाल के मारा था, लगभग 60 लाख लोगों का कत्लेआम किया था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या सरकार जो है उसी रास्ते पर चल रही है जिसमें हिटलर चला था। और जो शुद्ध हैं, आप समझ सकते हो किसको वो शुद्ध डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद में बाकी जो लोग हैं उनका कत्लेआम तो करने का इरादा नहीं है उनका। लेकिन मोहन भागवत तो शांति की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना। इसका मतलब ये तो हो गया ना सिद्ध, ये तो सिद्ध हो गया कि अब तक जो लोग मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं के भेजे हुए, उन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं। अगर आप ये कह रहे हो भाई हर मस्जिद में क्यों ढूंढना, इसका मतलब जिन मस्जिदों में ढूंढा जा रहा है वो सब उन्हीं के आदमी है ना। उन्होंने तो ये भी कहा, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि वो उन्हीं के लोग हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारा केवल अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा था, वो हो गया, हम आंदोलन नहीं करेंगे अब। हाँ। तो फिर ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? इनके विषय में सख्त कदम उठाने की आरएसएस ने क्यों घोषणा नहीं की, क्यों सरकार से मांग नहीं की कि जितने भी लोग हैं जो कुतुब मीनार पर सवाल उठा रहे हैं, जो ताजमहल पर सवाल उठा रहे हैं, जो जामा मस्जिद को खुदवाने की बात कर रहे हैं, जो टीपू सुल्तान के महल की जो मस्जिद जो है उसको खुदवाने की बात कर रहे हैं, जो मथुरा की जो है वहाँ पे मस्जिद और उसका जो खुदवाने की बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग? इनमें मैक्सिमम क्या सारे के सारे लोग भाजपा और उनसे जुड़े हुए संगठनों के। क्या मोहन भागवत ने इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए मोदी को कहा?
सरकार से कहा, राज्य सरकार से कहा? नहीं कहा ना। अब जो दुनिया में हल्ला मचने लगा और बात यह होने लगी कि अगर तुम मस्जिदों की खुदाई की बात कर रहे हो तो तुम्हारे जो मंदिर हैं वो भी खुदेंगे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है वो भी बौद्ध स्मारकों के ऊपर खड़ा है। और सम्राट अशोक के समय से अफगानिस्तान से लेके नीचे आप दक्षिण तक चले जाएं, वहां तक पूरा का पूरा बौद्ध साम्राज्य था। तो अगर मस्जिद खुदेंगे तो खुदाओ सारा मंदिर, वो भी खुदेंगे। फिर उन मंदिरों को जो तुमने खड़ा किया है बौद्ध स्मारकों के ऊपर, उनकी भी खुदाई होनी चाहिए। यही नहीं, यहां तक कि जो अयोध्या है, इस अयोध्या को उससे पहले क्या कहा जाता था? पुष्यमित्र सुंग के आने के बाद ये अयोध्या की बात हुई, अन्यथा उससे पहले ये साकेत नगरी थी और यहाँ पर ये बौद्ध नगरी थी, बौद्ध स्मारक थे यहाँ पर। और वैसे भी इसकी खुदाई में बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध स्मारक मिले हैं, बौद्ध चिन्ह मिले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को 600 पेज की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, बुद्धिस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी थी कि ये जो अयोध्या का मामला आप डिसाइड कर रहे हैं, उससे पहले हमारी रिट को भी साथ में लग के इकट्ठा इसे डिसाइड करें। जिसको डिसाइड ना करके एक साइड में कर दिया और अयोध्या पे मसले पर डिसाइड करके फैसला दे दिया। नुपुर शर्मा ने जो इतना बड़ा विवादित बयान दिया है, उसको देखते हुए जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, उल्टा मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता रहा, बड़ा होता रहा, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, क्या मुस्लिमों के समर्थन में उतरेंगे? यार ये तुम बेकार की बातें पूछते हो हमेशा कि मुस्लिमों के समर्थन में उतरोगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसको जबरदस्ती दबाया जाएगा, मैं हमेशा न्याय के हित में उनके साथ में खड़ा होऊंगा, हमेशा। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी अमीर हो, अगर किसी के साथ अन्याय होगा और मुझे उसकी जानकारी होगी तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं उनके साथ में खड़ा होऊंगा। 2014 के बाद तो ज्यादा अत्याचार मुस्लिमों पे हो रहे हैं ना सर? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और हमेशा मैं उनके साथ में रहा हूं जो उनके साथ हुआ। लेकिन इस बात का हल मुस्लिम समाज को ही निकालना पड़ेगा। लेकिन सर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, सो इस सारी चीजों के विषय में बैठ के अच्छी तरह से आकलन करके ये बंद हो, इसके लिए रणनीति मुस्लिम समाज को ही बनानी पड़ेगी। उनको साथ में उन लोगों को भी लेना पड़ेगा जो लोग निष्पक्ष बात कहते हैं, न्याय के हित में हमेशा आवाज उठाते हैं, अन्याय के विरोध खड़े होते हैं। लेकिन सर जो मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद जो राष्ट्रीय हिंदूवादी लोग हैं वो मोहन भागवत को ट्रोल कर रहे हैं। ये सब नौटंकी है। मोहन भागवत को ट्रोल करेंगे, इतनी औकात है कर रहे हैं सर। हिंदू? क्या बात कर रहे हो? हिंदू संगठनों की इतनी औकात, मोहन भागवत को ट्रोल करेंगे? जो इंसान, जिस इंसान के इशारे पर इस देश की केंद्र की सरकार चलती है, राज्य सरकारें चलती हैं बीजेपी की, जो पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना, आप क्या उन्हें ट्रोल करेंगे? ये सब नौटंकी, ये सब ड्रामे जो है ना, ये सारी की सारी चीजें। कुछ लोग नुपुर शर्मा की जो सस्पेंशन है उसको गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। ये बेकार की बात है। किसे क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं तो बहुत सिंपल सा है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो बहुत ही घटिया किस्म की अभद्र टिप्पणी की गई है, अभी तक वो बाहर है, और उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो अपमान हो रहा है, और भारत पर जो संभावना इस बात की है कि अगर ये मुस्लिम कंट्रीज, विशेषकर गल्फ के खाड़ी के देशों ने अगर और सख्त एक्शन लिया और वहाँ से व्यापार बंद हुआ, या जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, वहाँ पे जो लोग काम करने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, तब देश की स्थिति क्या होगी? इन हालात में उसके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि देशद्रोह के मुकदमे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी, अंतरिम रोक लगा रखी, बिल्कुल एग्री, पर एनएसए पे तो रोक नहीं लगा रखी। राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो गया है ना ये, तो एनएसए पे मामला होना चाहिए था, यूएपीए में मामला दर्ज होना चाहिए था, हुआ तो नहीं ना। इवन इनको भी छोड़ दो, अभी तक उसे अरेस्ट भी नहीं किया गया, और सुरक्षा और मिल गई। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? उन्हीं की सरकार, उन्हीं के आदमी, उन्हीं के द्वारा छोड़े गए, उन्हीं के द्वारा संरक्षित, इसलिए नहीं हो रहा। महाराष्ट्र पुलिस ने तो सम्मन भेजा है। बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे जानकारी नहीं है कि पुलिस ने भेजा है या कोर्ट ने भेजा है। नहीं, मुझे नहीं, सम्मन आया है, तरफ से आया सम्मन। नहीं, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने भेजा है या कोर्ट ने भेजा है। अगर भेजा है तो वहाँ एफआईआर हुई होगी,
लीगल एक्शन जो भी होगा वो लेंगे। सर लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। नुपुर शर्मा एक महिला को भाजपा बचा नहीं पाई, सेम ऑन बीजेपी लगातार ट्रेंड में है ट्विटर पर। ठीक है, तो उन्हें करना दो। सर ट्विटर पे एक और खबर चल रही है कि जो गल्फ में कि जो भारतीय मीडिया है हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करती है या इस तरह के भड़काऊ डिबेट करती है, उसके ऊपर भी बैन लगाया जाए। गल्फ कंट्री में उनको आने वाले समय में वीजा नहीं दिया जाए। अच्छी बात करो भैया, बढ़िया बात। तो क्या लगता है मीडिया पे भी लगाम लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। मीडिया वाला काम कहाँ कर रहा है? मीडिया किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन के काम कर रहा है। आज की तारीख में जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जिस मीडिया पर बैन लगाने की बात की जा रही है गल्फ कंट्रीज में, मेन स्ट्रीम तो आप कहते हैं और आप भी अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं। आपकी भी दिक्कत ये है कि आपको भी शायद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप उन्हीं को बड़ा समझते हो। बड़ा वो है जो सच दिखाने की हिम्मत रखता हो, लोगों की दिक्कतें उसको दुनिया के सामने पेश कर सकता हो। और मैं तो पिछले जब से मोदी जी आए उसके बाद से जो मैं देख रहा हूँ, आप जैसे सोशल मीडिया के साथी हैं जिन्होंने खबरों को लोगों तक पहुँचाया, लोगों को सच्चाई दिखाई। जिस मीडिया मेन स्ट्रीम जिसे कह रहे हो, उसने तो गुलामी के अलावा, दलाली के अलावा, एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के तलवे चाटने के अलावा काम क्या किया? उसने कुछ काम नहीं किया। पत्रकारिता क्या है वो भूल चुका है। उसने इतनी बेईमानी पत्रकारिता के साथ में की है कि ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वो मीडिया नहीं रहा। अगर वो मीडिया होता तो सच दिखाता, अगर वो मीडिया होता तो किसी के भी सामने झुकता नहीं, चाहे कोई भी सरकार में होता, कोई भी। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। वो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन वो मीडिया चौथा स्तंभ जो है बिक गया, ढह गया, खत्म हो गया। सर जो बचा हुआ है उसको भी तो सरकार लगाम लगा रही है, बहुत सारे चैनल। कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सरकार का काम है, सरकार करें। आप अपनी जो है अपना काम कीजिए। आप दुनिया को सच दिखाइए, आप बिना डरे दिखाइए, बिना झुके दिखाइए आप। लेकिन भाई अक्षय कुमार की जो मूवी आई है पृथ्वीराज, उसको भी काफी ट्रोल किया जा रहा है इतिहास को लेकर। ठीक है, जिनका काम है ट्रोल करना उन्हें करना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?